गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं गुरुग्राम का अपना पहला वेब न्यूज़ चैनल, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। एक कहावत है कि जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा की भी बहुत ज़रूरत है। और उस शिक्षा में क्या बदलाव अब हुए हैं, क्या बदलाव होने वाले हैं, या फिर जो लोगों का एक मिथ बना हुआ है, एक दिमाग में एक नज़रिया बना हुआ है कि अगर मेरे बच्चे के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, दूसरा बच्चा अगर उस सब्जेक्ट में नहीं पढ़ पा रहा है, तो शायद वो किसी लायक नहीं है या वो पढ़ाई करने लायक नहीं है। इन तमाम मुद्दों पर और आने वाले जो बदलाव हैं शिक्षा नीति में, वो किस तरह से होंगे, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे पास एससीईआरटी के डायरेक्टर डॉक्टर ऋषि गोयल जी हैं। वो तमाम मुद्दों पर हमसे चर्चा करेंगे और बताएंगे किस तरह के जो एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव आने वाले हैं, उन बदलाव की क्या ज़रूरत है और किस तरह से हम अपनी शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ा सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एससीईआरटी के डायरेक्टर डॉक्टर ऋषि गोयल। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे गुरुग्राम न्यूज़ चैनल में। जी सर, जो आज बात की जा रही है नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, किस तरह की पॉलिसी आने वाली है, क्या फ़ायदा हमें उनसे मिलने वाला है? जी। पॉलिसी तो आने वाली नहीं है, आ गई है और आए हुए भी 6 महीने हो गए हैं और अभी उसके ऊपर एक जागरूकता निर्माण करने का काम पूरे देश में चल रहा है। हम हरियाणा में भी ज़ोर शोर से उसको चला रहे हैं। अब मुख्य स्वर अगर एक बात में कहना हो कि शिक्षा नीति अब इस बात की करना चाहती है कि किसी विद्यार्थी के अंक कितने आए, ग्रेड कितना आया उसका, या डिवीज़न कौन सी आई, उससे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि उस विद्यार्थी को करना क्या आता है, यानी उसके पास कौशल कितना है और उसकी दृष्टि कैसी है, उसकी विचारशीलता कैसी है, समस्याएं जब उसके सामने आती हैं तो उनका हल कितनी सहजता से कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी उसकी कैसी है, ये बातें महत्वपूर्ण हैं। और अभी तक चूंकि हम पूरी शिक्षा तंत्र में परीक्षाएं, अंक, ग्रेड, पाठ्य पुस्तकें इसी को और महत्वपूर्ण मान करके और वर्ष में एक बार विद्यार्थी को एक परीक्षा के चक्रव्यूह से गुजरना है, फिर उसके आधार पर उसको एक प्रमाण पत्र मिलना है और इसी आधार पर हमारी सारी शिक्षा की रचना बनी हुई थी, उसमें एक आमूल चूल परिवर्तन करके और बच्चे की दक्षता, उसकी कॉम्पिटेंसी, इस पर बात हो, ये मुख्य स्वर है शिक्षा नीति का। कोई एक बात अगर कहनी हो तो मुझे यही सबसे महत्वपूर्ण बात लगती है। सर, बातचीत की जाए, क्या अपडेट होने वाले हैं सब्जेक्ट में, क्या सब्जेक्ट आज, जैसे कि योग के बारे में बताया जा रहा है कि योगा जो है कंपलसरी किया जाने वाला 10th तक के जो सिलेबस में। जी। जहाँ तक विषयों के बदलाव की बात है, एक तो जो पाठ्यक्रमों का बोझ है उसको कम करने की बात पॉलिसी करती है और मैं समझता हूँ कि ये एक्सरसाइज कोरोना के समय में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो सबसे बड़ा देश का बोर्ड है, उसने शुरू की, फिर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने शुरू की और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो डॉक्यूमेंट जुलाई में आया, कोरोना के बाद आया, उसने भी इस बात की एडवोकेसी की कि पाठ्यक्रमों का बोझ और कम होना चाहिए, उसके स्थान पर जो क्रियात्मक विषय हैं वो लागू होने चाहिए। उन क्रियात्मक विषयों में शारीरिक शिक्षा, कलाएं, खेलकूद, और ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। शायद उसी भावना को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की कि हम योग को एक अनिवार्य विषय के रूप में और लागू करेंगे अपने प्रदेश में। तो उसकी घोषणा के बाद एससीईआरटी के ज़िम्मे ये काम लगा कि कैसे लागू होगा, किस रूप में लागू होगा। तो अभी उसका एक सारा रूपरेखा बना ली गई है। पहली से 10वीं तक 2021-22 में ही उस विषय को लागू करने की बात है। जो उसका सैद्धांतिक पक्ष है योग का, उसके लिए एनसीईआरटी ने पहले से ही एक पुस्तक बनाई हुई है, उसका उपयोग किया जाएगा। और जो क्रियात्मक पक्ष है, किस कक्षा में क्या काम करवाया जाना है, उसकी एक शिक्षकों के लिए विस्तृत गाइडलाइंस वो एससीईआरटी ने तैयार कर दी है। तो पहली से 10वीं कक्षा तक इस विषय को लागू हम अगले सत्र से करने जा रहे हैं और उससे अगले सत्र से 11वीं-12वीं के लिए जो आवश्यक रूपरेखा है, गाइडलाइंस हैं, वो बन करके तैयार हो जाएंगी। बस इतनी बात मैं ज़रूर इसमें ध्यान कराना चाहता हूँ। सामान्यतः जब ये कहा जाता है कि किसी एक विषय को लागू किया जाएगा तो सहज रूप से पहला जो प्रश्न आता है कि उसकी परीक्षा कितने नंबर की होगी, साल में 1 बार होगी, 2 बार होगी, उसकी किताब कौन सी बनेगी। तो अभी शिक्षा नीति तो बात ये कर रही है कि इस चर्चा से हट कर के और हमें जो क्रियात्मक विषय हैं वो तो उनकी क्रिया कब करेगा, कौन करवाएगा, ये महत्वपूर्ण है,
ना कि उसकी परीक्षा जो है और कब ली जाएगी, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। परीक्षा कितनी बड़ी होगी, कितनी बार होगी, ये महत्वपूर्ण नहीं है। विषय करवाया कैसे जाएगा, किस समय करेंगे विद्यार्थी, किन सावधानियों के साथ करेंगे, कौन शिक्षक कौन होंगे, उनका प्रशिक्षण कैसे होगा। तो योग के लागू करने में भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सब प्रश्नों को एड्रेस एससीईआरटी करके चल रही है। सर खास तौर पे देखा जाता है कि कोई भी जो स्टूडेंट है किसी एक सब्जेक्ट में जो है सुपीरियर होता है, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट को समझने में थोड़ी सी बाधाएं उसको आती हैं, तो इन सब का आपस में संबंध बनाने के लिए नई पॉलिसी जो है शिक्षा की, उस तरह किस तरह से कारगर कामयाब होने वाली है? जी जी जी, आपने बहुत ही और ये एक रेलेवेंट सवाल पूछा है कि देखिए, विद्यार्थियों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं और ज्ञान के, विज्ञान के, कला के, कौशल के हर जैसे क्षेत्र में विद्यार्थी एक जैसी और प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, एक जैसी दक्षता दिखाएंगे, ऐसी अपेक्षा करना ठीक नहीं होता। तो अभी तक हमारा एक माइंड सेट था कि जो बच्चे और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, एक पुराना मुहावरा है। तो अब तो अगर कोई बच्चा खेल में अच्छा है तो उसको भी उतनी ही मान्यता मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि भाई वो और मैथमेटिक्स में या विज्ञान में हर बच्चा ही और 90% अंक लेकर के आए तभी उसको सफल माना जाएगा। किसी एक विषय में कम अंक आने के बाद और बच्चा कुछ क्रियात्मक विषयों में अच्छा प्रदर्शित कर रहा है, अच्छी उसने प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, तो उसको भी आगे चलकर उतना ही महत्व प्राप्त हो, इस बात की योजना, रचना, रूपरेखा और बनाई जा रही है। एससीईआरटी ने भी उस पर सोचना प्रारंभ किया है कि हमारी जो मूल्यांकन प्रणाली है, हमारी जो सर्टिफिकेशन प्रणाली है, हमारी जो और बोर्ड की परीक्षाओं की रूपरेखा है या हमारी आंतरिक परीक्षाओं की रूपरेखा है, उसमें किस प्रकार के बदलाव हम लेकर के आएँ ताकि जो क्रियात्मक विषय हैं, बच्चे की रुचि के क्षेत्र हैं, उनको भी उतना ही महत्व प्राप्त हो जो जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति चाहती है। टॉय फेयर की बातचीत अभी की जा रही थी, किस तरह से हम दूसरे राज्य की जो भाषा है उसको इजीली बोल सकते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था लड़की का जो अलग अलग फ्लोज में अलग अलग लैंग्वेज को बोल सकती है, किस तरह से वो इजी बनाया जा सकता है शिक्षा के नई पद्धति के द्वारा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भाषा जो है वो एक बड़ा पुल है जो लोगों को आपस में जोड़ता है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक, केवल भारत में नहीं दुनिया के लोगों को, और हम एक दूसरे के निकट लाने का काम भाषाएं करती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने और इस भाषा के प्रश्न को बहुत ही संजीदगी के साथ और हल किया है, एड्रेस किया है। अभी तक हमें ध्यान में आता था कि भाषा जो है, भाषा एक बैरियर के नाते से भी और काम करती थी। हम जब ये कहते हैं, मैं बात हिंदी अंग्रेजी के रूप में नहीं करना चाह रहा, जब आप ये कहेंगे कि नहीं हिंदी को सारे देश में लागू होना चाहिए, तो हमें मालूम है कि दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्य या बहुत सारे लोग जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है वो असहजता महसूस करते थे। इसी प्रकार हम हरियाणा में ये कहें कि 10वीं में अंग्रेजी हर विषय को, हर विद्यार्थी को पास करनी चाहिए, तो हमारे सुदूर ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थी वह अंग्रेजी में ही सबसे ज़्यादा फेल होते थे। तो भाषा ये पुल के नाते ना काम करके बैरियर के नाते से काम अब तक करती रही है। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस बात का प्रावधान किया है कि विद्यार्थियों को शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए। जिन भाषाओं में बच्चे सहजता महसूस करते हैं उन भाषाओं को सीखने, समझने और उसमें दक्षता हासिल करने के उनको अवसर मिलने चाहिए, और एक भाषा का दूसरी भाषा के साथ संवाद बढ़ना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने जो ये योजना दी है हमारे सामने, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई बात है वो ये है कि उत्तर के एक राज्य को दक्षिण के किसी दूसरे राज्य के साथ एक ट्विनिंग की गई, पेयरिंग की गई है। जैसे हरियाणा की पेयरिंग तेलंगाना के साथ है, तो केवल मात्र सरकार के स्तर पर, सेक्रेटरी के लेवल पर और एक MOU हो गया, ऐसा नहीं। तो तेलंगाना में पढ़ने वाला हर विद्यार्थी हरियाणा के बारे में कुछ ना कुछ जानता है, हरियाणवी के 2-4 वाक्य बोल सकता है, और हरियाणा का हर विद्यार्थी तेलुगु के 2-4 वाक्य बोल सकता है, तेलुगु के 4 साहित्यकारों को बारे में जानता है, या वहाँ की 2 फिल्मों के नाम उसको पता है। ऐसी एक सहजता वो स्थापित होनी चाहिए, उसी में से हम ये भारत की एकता की वास्तविक अनुभूति कर पाएंगे। आप तो अंग्रेजी बोलने वाली बालक के वीडियो की बात कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास हमारे जो एक कला के यहाँ पर विशेषज्ञ हैं, उन्होंने एक वीडियो भेजा पंचकुला की एक बालिका का, और वो 2 मिनट ही, बेशक वो 2 मिनट, लेकिन धारा प्रवाह तेलुगु में
और उसने तेलंगाना का परिचय हरियाणा के दर्शकों के सामने रखा, वो जो कि मन को रोमांचित करने वाला था। यानी एक हरियाणा की पंचकुला की बच्ची इतनी अच्छी तेलुगु बोल रही है। इसी प्रकार से दक्षिण भारत के ऐसे विद्यार्थी, छोटी कक्षा का विद्यार्थी धारा प्रवाह हिंदी बोलेगा या हरियाणवी के का कोई चुटकुला सुनाएगा तो वो भी हमको उतना ही गुदगुदाने वाली बात होगी। तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत बहुत सारे जो काम किए जा रहे हैं उनमें भाषाओं के सेतु निर्माण करने का भी एक कार्य है जिस पर कार्य चल रहा है, और एससीईआरटी की महत्वपूर्ण भूमिका है उस बात को आगे बढ़ाने में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक और मुद्दा जुड़ा हुआ है, जैसे कि आजकल जो है बच्चों को दबाव जो रहता है पेरेंट्स का, उस दबाव में वो ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं जिसको वो शायद क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन वो दबाव बना रहता है, उसको समझने में बहुत समय लगता है और ऐसे में अंक भी उनके जो है परीक्षा के दौरान कम आते हैं। उन सभी को बात की जा रही है कि जो थिएटर के तरीके से, जैसे केमिस्ट्री, साइंस और जो दूसरे सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, उसका किस तरह से संबंध बनाया जाए कि ईजिली उनको समझ में आ जाए वो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, ये जो कारण है, ये जो समस्या आपने बताई है, इसके बहुविध कारण हैं। हमने एक तो ये मान रखा है कि जीवन के कुछ व्यवसाय, कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिनमें अगर विद्यार्थी चला जाता है तो वह सफलता का सूचक है। यानी किसी का डॉक्टर इंजीनियर बनना वह सफलता है, और कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाया या अधिकारी नहीं बन पाया तो वह जीवन की असफलता है। तो एक तो पहली बात तो इसको ही दूर करने की आवश्यकता है। हर विषय के माध्यम से आप सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं, आप उत्कृष्टता के नए मानक गढ़ सकते हैं हर विषय के माध्यम से। इस बात को हमको एक तो विश्वास में लेने की आवश्यकता है। दूसरा, जैसा कि अभी शिक्षा नीति ने कहा कि जो हमारे यहाँ ये स्ट्रीम्स बनी हुई थी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, यानी मेडिकल आपको डॉक्टर बनना है तो केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको 11वीं 12वीं के लेवल पर पीसीबी का कॉम्बिनेशन लेना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जो हमारी मेडिकल काउंसिल है या एआईसीटी है वो भी इस विषय में बदलाव कर रही है। अभी 2-3-4 दिन पहले एआईसीटी का एक नोटिफिकेशन हुआ कि सभी बच्चों के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये 3 सब्जेक्ट हों इंजीनियरिंग में की परीक्षा देने के लिए। ये आवश्यक नहीं है। किसी एक विषय के स्थान पर कोई विद्यार्थी दूसरा विषय लेना चाहता है तो उसको भी इंजीनियरिंग की परीक्षा में और भाग लेने की पूरी छूट रहेगी। तो इस प्रकार के और अधिक बदलाव जब होंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों के ऊपर ये बोझ कम होगा और माता पिता भी इस बात को समझेंगे। एक बच्चा साइंस पढ़ते हुए अगर म्यूजिक भी परस्यू करना चाहता है, आर्ट्स पढ़ना चाहता है या हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, तो अब वो विषयों की बाउंड्रीज़ कि आर्ट्स वाले तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ही पढ़ेंगे और साइंस वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ही पढ़ेंगे। हमें उस बात से आगे बढ़ना है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात की जोरदार वकालत करती है। और मैंने जैसा कहा कि हमारी संस्थाओं ने, नियामक संस्थाओं ने उसके ऊपर पहले से ही अभी काम करना शुरू कर दिया है। जब ऐसा होगा तो विद्यार्थियों को अपनी रुचि के विषय और चुनने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन उसके बावजूद केवल मात्र पॉलिसी के लेवल पर कर देने से या सरकारी निर्णय हो जाने से ये बात नहीं होगी। कहीं ना कहीं माता पिता को भी ये इस बात को समझना होगा कि जब हम अपने बच्चे की सफलता असफलता किसी दूसरे की तुलना करके आंकते हैं, ये मूल रूप से हम विद्यार्थी के ऊपर और अन्याय करते हैं। हर विद्यार्थी वह अपने आप में एक स्वतंत्र, उसका अस्तित्व है, उसकी अपनी एक सत्ता है, उसका अपना एक अस्तित्व है और उसके आधार पर मेरा बालक, मेरा बेटा या बेटी कल जैसा था आज वो उससे बेहतर है। यदि वो तुलना इस रूप में करेंगे कि कल से आज अच्छा, आज से आने वाला कल अच्छा होगा, तो वे उत्कृष्ट प्रगति की ओर बढ़ेंगे। किसी ABCD की तुलना में मेरा बच्चा अच्छा या बुरा, इस तुलना को यदि करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो नकारात्मक भाव उसमें से उत्पन्न होंगे, उसमें अनावश्यक और प्रतियोगिता का दबाव पड़ेगा और उसके गलत परिणाम निकलेंगे। आज यही हो रहा है कि माता पिता में और अपने स्टेटस के लिए किसी दूसरे के बच्चे के साथ जो विद्यार्थी की तुलना करने की बात है, इससे हमें और इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सब लोग, शिक्षक, शिक्षा जगत के लोग और मीडिया जगत के लोग मिलकर के ही इस बात को कर सकते हैं, मिलकर के ये चेतना निर्माण कर सकते हैं कि बच्चे की उत्कृष्टता मैं अपने बच्चे के आज, कल और परसों से करूँगा, ना कि किसी ABCD पड़ोस के बच्चे से करूँगा। तो तब जा कर के हम कुछ सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, मुझे लगता है। ये तमाम जानकारी SCRT के डायरेक्टर डॉक्टर ऋषि गोयल ने हमें दी और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा
ये है कि जो माता पिता ये सोचते हैं कि मुझे कंपटीशन के चक्कर में साथ के या पड़ोस के किसी रहने वाले बच्चे की तरह ही कोई इस तरह का सब्जेक्ट दिलाना चाहिए जिसमें वो सुपीरियर है और मुझे अपने बच्चे को सुपीरियर बनाना है, उससे पहले अपने बच्चे की जो नॉलेज पावर है या मेमोरी उसको जांचने की कोशिश करनी चाहिए और उसका इंटरेस्ट किस तरह के सब्जेक्ट में वो कोशिश करनी चाहिए ताकि उसका शिक्षा के किसी भी विषय में पूर्ण रूप से विकास हो सके और किस तरह से हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बदलाव आएगा और किस तरह से वो आगे के जो भविष्य में हमें फ़ायदे देंगे, वो तमाम जो चर्चा है वो डॉक्टर ऋषि गोयल ने हमारे साथ की। आपको ये खबर हमारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि उन तमाम लोगों तक ये खबर पहुँच सके जो अपने दिमाग में एक मिथ बना कर रखते हैं कि अगर साथ का बच्चा अच्छे अंक लाता है तो वो दबाव बनाते हैं अपने बच्चों पर कि आपको पढ़ना ज़रूरी है उस सब्जेक्ट को जिस सब्जेक्ट में दूसरा बच्चा सुपीरियर है। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़।